नमस्कार, मैं कुमार केशव ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभा से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद जिशान अली जी, आगरा यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनियर स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं और अभी जुड़े हुए हैं हम लोगों से। पूरे देश भर के बच्चों को जैसे हम लोग आवाज उठा रहे हैं, बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा 10% का आर्थिक आरक्षण, जिसमें अभी तक कोई भी छूट नहीं दी गई है, देश भर से आवाज लगातार उठ रही है। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे एक मित्र हैं जो कि आगरा यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट यूनियन में मतलब एक अच्छे वरिष्ठ नेता पहले रह चुके हैं और इनका पकड़ है पूरे आगरा में। आगरा विश्वविद्यालय और उसके आस पड़ोस के बहुत सारे विश्वविद्यालय में बच्चे इनको जानते हैं और बच्चे इनसे भी पूछ रहे हैं कि एक्चुअली में ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन के लिए अब क्या किया जाए। तो अब ये जो आंदोलन है हम लोग का, ये सीमित नहीं रह गया है, ये किसी प्रदेश में सीमित नहीं रह गया है, ये किसी राज्य में सीमित नहीं रह गया है। अब ये देशव्यापी आंदोलन होने वाला है क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ है। और तो जिशान अली जी, बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को कि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या क्या मतलब बच्चों को कठिनाई हो रही है। ईडब्ल्यूएस का जहाँ तक कंसर्न है अभी जो स्टूडेंट डोमेन में, वो एक तो उसका परसेप्शन जो बना हुआ है वो एक क्लियर परसेप्शन नहीं है। उनको ये लगता है कि 10% आरक्षण जो एक इकोनॉमी के आधार पे, जो इकोनॉमिकल दैट इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो उसका डायमेंशन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में लड़कों को थोड़ा सा अभी क्लियरिटी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आरक्षण पूरी तरीके से ये जो 10% दिया गया है सर्वन वर्ग को, उसके साथ बुनियादी चीज जो होती है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन फंडामेंटल है किसी भी आरक्षण का। जैसे हम बीसी का आरक्षण देखे जो मंडल रिपोर्ट के बाद आया 19 में, और या जो हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के क्लॉजेस को देखें, तो वहां पे क्लियर कट फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन करती है कि रिलैक्सेशन की बात होगी। और रिलैक्सेशन जी किस टर्म में आता है, उस टर्म को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वर्डिक्ट ने। तमाम केसों में आप जाके देखें, 2009 के उसमें अभी जो सज्जन सिंह का एक केस आया 2018 का, उसमें भी जाके आप देखें, तो वो टर्म ये है कि रिलैक्सेशन जो आता है वो एज में आता है, वो एलिजिबिलिटी में आता है, वो आपके अटेम्प्ट्स में आता है, कट ऑफ कट में ऑफ आता वगैरह है, हो और गया जो है। जिस इकोनॉमिकल फैक्टर जो उसमें हाँ, कट ऑफ वगैरह इकोनॉमिकल, जैसे आप मान लें फीस स्ट्रक्चर को लेके आता है कि बहुत ज्यादा फीस इम्बर्समेंट की स्कीम होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी। तो वो एक ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो ये एक तरह से अधूरा स्टेप रहा है, और जहां तक स्टूडेंटों का मानना है तो वो अब इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनके पास बिल्कुल वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो जनरल के लिए है। अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं तो उन्हें 6 अटेम्प्ट ही देना है, उनमें 6 अटेम्प्ट से ज्यादा कुछ उन्हें मिल नहीं रहा है। और जहां तक डिमांड होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि जो एज आपका कट ऑफ है 32, उसको आप मिनिमम प्रमोट करके या तो 3 साल का इंक्रीमेंट करें या 5 साल का इंक्रीमेंट करें, मतलब आप जो कहना चाह रहे लायबिलिटी हैं बनती कि है। जो एज रिलैक्सेशन जैसे हर एक दूसरे वर्ग को मिलता है, चाहे वो दैट इज ओबीसी का हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे पीएच हो, है ना। तो डिफरेंट एग्जाम में यूपीएससी का भी एक उसी एक एग्जाम है, सबसे बड़ा देश का एग्जाम है। एसएससी भी उसी ढंग का एक एग्जाम हो गया। मतलब एज रिलैक्सेशन का जो इशू है, बच्चों को एज रिलैक्सेशन इस आरक्षण के अंतर्गत अभी तक नहीं मिला है। हाँ, तो जिशान जी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि जितने भी रिजर्वेशन अभी भारत के भीतर में है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सब में एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है और भी उसके साथ बहुत सारी रियायतें मिलती है, फीस का कंसेशन है, स्कॉलरशिप है। तो इसमें अभी ईडब्ल्यूएस जो 10% का जो दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा 2019 के जनवरी के महीने में, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले दिया गया था। तो इसमें अभी तक 2 साल से बच्चे परेशान हैं, जैसा आपने बताया है। वही चीज हम लोग भी इस चीज का आवाज उठा रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से, आप लोग हमारे स्ट्रेंथ है, आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो 10% का जो आरक्षण दिया गया है, तो 10% का आरक्षण, सभी लोग इसके विरोध में थे।
है ना। पार्लियामेंट में आप देखेंगे तो जब ये बिल पास हो रहा था तो उस समय कांग्रेस साथ में थी, ऐसी बात नहीं, उस समय कांग्रेस ने इनको वोट दिया था, फेवर में किया था। लेकिन आज जब एज रिलैक्सेशन का मुद्दा होता है तो अपोजिशन वहां पे डेड पाई जाती है। लेफ्ट की पार्टियां हैं सो वहां पे वोट दी थी, लेकिन अपोजिशन जो है सो यहाँ पे बाहर में एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पे है सो चुप रहती है। ठीक है। और जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, वो है सो अभी इस बात पे कुछ अपना संज्ञान नहीं ले रही है। तो इसके लिए बच्चों पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, जरा आप जमीनी बात बताएं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी सुनेंगे कि कितना डिमांड हो रहा है, बच्चे कितना तकलीफ में है, जरा उनको आप बताएं, क्योंकि आप भी बहुत सारे बच्चों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप पूर्व स्टूडेंट यूनियन के आप लीडर रह चुके हैं आगरा यूनिवर्सिटी के, उसी के आसपास से बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी सब है। तो जरा बताइए, सब बच्चों का जगह थोड़ा कंसर्न बताइए थोड़ा। देखिए, बच्चों का जो कंसर्न है, बच्चे तो खुश थे जब ये अमेंडमेंट हुआ है कि एक्सक्लूसिवली जो है कि जो डिमांड थी, बहुत प्रोलॉन्ग डिमांड थी। एक बात मैं बताऊं, ये कोई इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन रिजर्वेशन जो हिस्ट्री है उसके अंदर ये कोई नई बात नहीं है कि सवर्णों के आरक्षण की मांग की जाए। सवर्णों के आरक्षण की मांग के लिए आप जब जाके देखते हैं तो बहुत सारी कमेटी आजादी के पहले भी बनी थी और आजादी के बाद भी बनी थी, लेकिन इसमें एक सडन चेंज आ गया पूना पैक्ट के बाद, व्हेन गांधी एंड अंबेडकर गॉट अ पैक्ट इन पूना, सो कॉल्ड वर्धा जेल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। तो उसके बाद जो कांग्रेस का मत था कि आरक्षण की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को, जो नेशनल आपका स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का, उसको हार्म पहुंचाएगी। और उसके पैरेलल में उस टाइम का जब आप देखें तो मुस्लिम लीग थी, जो फ्रंट अपोजिशन थी कांग्रेस की, वो भी इसी तरह के आरक्षण की बात करती थी, जिसको हम कहते थे पॉलिटिकल टर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट। जो आप रैमसे मैकडोनल्ड और मॉन्टे मॉर्ले रिफॉर्म देखें, तो आरक्षण के ऊपर बहुत बहस हो चुकी है आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। और इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप जाके देखेंगे तो मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट पैरा याद नहीं है, कैट का डिबेट 6 है या 7 है, वहां पे भी एक्सक्लूसिवली 1947-48 में मुस्लिम आरक्षण की बात हुई थी। तो हर तरह के आरक्षण की बात होती रही है पार्लियामेंट में, संविधान सभा में। उसमें गरीब सवर्णों की भी बात थी। जो साप्रू कमेटी आप पढ़ते हैं 1945 की, उसमें भी ये था कि जिन जिन राज्यों में जो प्रोविंसेस थे उस टाइम के, जिन जिन राज्यों में अगर कोई गरीब है तो उसको भी सरकार रिलैक्सेशन देगी, किसी ना किसी फॉर्म में, या आरक्षण देगी। आपको मैं इसका सीधा उदाहरण ये देता हूँ कि मद्रास का एक केस है मेडिकल कॉलेज का, एक जनरल महिला का केस है, जिसको वहां पे रिजर्वेशन के आधार पे एक सीट मिली थी। तो ये था, लेकिन ये कोई सरकार की विल पावर नहीं थी आजादी के बाद, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा था, जातिगत ढांचा पूरा बना हुआ था। राम मनोहर लोहिया का और जेपी का आंदोलन जब देखे तो वो बाद में जाके 70 के दशक में पूरा कास्ट सेंट्रिक हो गया था। जे और राम मनोहर लोहिया ऐसे नेता थे कि जो खुल के कहीं भी किसी मन से जातिगत राजनीति की बात करते थे, जिनके बाद सारे जातिगत पार्टियों का यहाँ पे उत्थान हुआ। और उसी दौरान आप देखेंगे तो 19 बीपी मंडल कमिटी वही 60s और 70s के बीच में एक उभर के आई कि जो आर्टिकल 16(4) जो क्लॉज ओबीसी है, का जिनको ओबीसी का आर्टिकल रिजर्वेशन 16(4), लेकर उसके है। आधार पे, तो वो उसमें भी एक टर्म है सोशली बैकवर्ड, जो सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक रूप बैकवर्ड। से हाँ, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड। या तो उस पे बात चल रही थी, लेकिन वहां पे जिस तरीके से वीपी सिंह की सरकार थी, बिना बताए उन्होंने रातों रात मंडल कमीशन को पारित कराया, और ठीक है उनके हित में हुआ 27%। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा हम आरक्षण किसी को नहीं देंगे, एट अगेंस्ट ऑल सीट 49% वाला जो कॉन्सेप्ट आया वो आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद फिर गरीबी थी सवर्णों में भी। और जो अच्छा, ये मिसकंसेप्शन रहा कि ये जो आरक्षण 10% दिया गया है यहाँ, जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी एक्सक्लूसिव हिंदू सवर्ण के लिए, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रहा। जबकि मैं आपको मतलब बताऊं मैं 2000, अपने व्यूअर को, एक सेकंड में आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं अपने व्यूअर को ही बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते नहीं है कि ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण दिया गया है, सो ये सिर्फ हिंदू अपर कास्ट को ही नहीं दिया गया है,
मतलब जो हम्म ऊपर के जो अपर कास्ट जो हिंदू में होते हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, हम्म लाला और राजपूत ठाकुर हो हो गए गए। आपके, हाँ, मतलब राजपूत डिफरेंट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट जगह कायस्थ पे, हो गए। जी, कायस्थ हो गए। जिस तरह से तो मुस्लिमों में हाँ, सिखों को दिया गया, पठानों को दिया गया, हाँ, तो सैयदों को दिया वही गया, मैं कहना मलिकों चाह को रहा हूँ दिया कि गया, यह था। मुस्लिम कम्युनिटी में भी हम्म हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको भी मोदी सिखों में भी सरकार दिया चाहे गया। ये चीज गरीबी के आधार पर उनको भी इस चीज का आरक्षण में हम्म लाभ, क्योंकि मुस्लिमों के लिए कोई एक्सक्लूसिव आरक्षण जो नहीं है, क्योंकि अभी भी हाँ। हम लोग देखेंगे कि हम्म इसमें उसका मुस्लिमों रूट के लिए कॉज था ना, उसका रूट मुस्लिम के कॉज लिए है। एक्सक्लूसिव आरक्षण। हाँ, रूट तो कॉज ये है कि जो 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 डिवीजन ऑफ पाकिस्तान हुआ है, जिसको कहते हैं हम्म फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, वो इसी कॉज के थ्रू हुआ है। वहां पे रिजर्वेशन को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है हम्म कम्युनलिज्म के फॉर्म में, वो आप देखिए कम्युनल अवार्ड जब आया है, कम्युनल अवार्ड के बाद मुस्लिम लीग का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सेपरेट इलेक्टोरेट से पहली मांग शुरू होते होते 1946 तक जाते जाते आखिरी मांग जो आ गई उनकी पृथक निर्वाचक से शुरू होते होते वो मांग पृथक राष्ट्र तक चली गई। जी 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 तो ये थ्रेट था नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, बहुत बड़ा थ्रेट था। क्या थ्रेट धर्म था। के आधार पे कोई आरक्षण बाकी है कि नहीं? तो हम्म मैं तो कहता हूँ कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, हम्म लेकिन सोशली इकोनॉमिकली इकोनॉमिक इस बेस पे आधार पे होना आरक्षण, चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इकोनॉमिकल हम्म बिल्कुल होना चाहिए उसमें। उसमें और सभी धर्म इसमें के बच्चों का वो फायदा होगा, वो हिंदू है परिवार से हो आप चाहे बहुत मुस्लिम दूर नहीं परिवार जाए, से आप हो। बहुत दूर ना जाए, आप 2019 का भी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, जी जी। और 2019 का यूपीएससी का जो आईएएस का रिजल्ट है उसे आप पीडीएफ आपके पास पड़ी हो नई जी साइट से जी डाउनलोड जी। कर ले। उसमें आप देखें कि करीबन जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस में, उसमें 13 से 14 मुस्लिम बच्चे जो हैं वो ईडब्ल्यूएस से निकल के आए हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है ये, मतलब जो हाँ, और सरकार ने सत्तर ये सत्तर लाई है। सीट में 13 से 14 बच्चे हम्म मुस्लिम सीट से निकल के आए हैं, क्योंकि वाह। पिछले साल जो 800 कुछ सीट थी, अभी 190 सीट का रिजल्ट अभी स्टे है यूपीएससी के पास, हाँ, वो वो रिलीज कंसोलिडेटेड नहीं किए फॉर्म हैं। वो बाद में वो देते हैं। कंसोलिडेटेड है, उस पर हाँ। विवाद चल रहा है। तो अभी के हम्म रिजल्ट जो 700 बच्चों का रिजल्ट आया था, उसमें 70-10% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस का था। उसमें भी मान के चले आप 14 बच्चे मुस्लिम हैं, जी। आप काउंट कर ले, उसमें राजपूत है, हम्म उसमें हम्म कायस्थ है, उसमें हम्म सवर्ण है, उसमें पारसी है, क्रिश्चियन है, सब है। हम्म। तो ये लेकिन इसमें मतलब रिलीजन का वो कोई एक तरह खास से जोर रिलीजन नहीं, का ये कोई एक मतलब नहीं हुआ, जो एक्चुअली वो बच्चे होंगे सो गरीब परिवार से होंगे जिनका 8 लाख से कम इनकम होगा, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो अभी नई नई कैटेगरी हाँ। बनी है उसके भीतर वो फिट बैठते हैं। तो हम्म मोदी जी भी कई बार बोले हैं इस हम्म बात को, अपने भाषण में बोलते हैं कि वो गरीबों के लिए कल्याण के लिए ये 10% का आरक्षण लाए हैं। लेकिन फिर बात वही आ हम्म जाती है कि इस हम्म आरक्षण में जो है सो बहुत सारी खामियां भी हैं, जिनको सरकार को देखना चाहिए, हाँ, बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए। और जब हम्म अभी तक एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया गया है, और हम्म फी कंसेशन का भी डिमांड चल रहा है, वो भी नहीं दिया गया है। अगर ये चीज हम्म दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग हम्म, देखते हैं कि अगर मुस्लिम परिवार के बच्चे अगर इससे लाभान्वित होते हैं, कोई क्रिश्चियन का हाँ बच्चा हाँ। इससे लाभान्वित होता है, जैन धर्म का बच्चा लाभान्वित होता है, तो कहीं ना कहीं वो मोदी हम्म सरकार बीजेपी को वो उनका वोट भी है जो ट्रांसफर होगा आगे के दिन में, है कि नहीं? फिर तो देखिए बीजेपी का जहां तक कंसर्न है, BJP is the most secular party of the country. Unfortunately, they are forgotten as the most communal party of India. या ये कोई हम्म नहीं जानता है इस हम्म टर्म्स को। मैं आपको बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी was the prominent leader of BJP. He was external affairs minister in जनता गवर्नमेंट in जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 77, ठीक है। हम्म। आज आप गल्फ के आप बीओपी को उठा के देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जी। गल्फ में जितने मुसलमान वहां काम करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। हम्म अटल बिहारी करोड़ों रुपए वाजपेयी लोगों ने, एक बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन थे, स्टेट्समैन थे, बहुत बड़े है ना? मुसलमान हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। हम्म दूसरी बात है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी आए हैं, यूपीएससी में मुसलमान बच्चों का जो ग्राफ बढ़ा है, आप बिल्कुल। देखिए सारे टॉपर मोदी के दौर में निकल के आए हैं, चाहे अथर हो, चाहे जुनैद हो, या आप अभी के हाल फिलहाल के टॉप हम्म रैंकर्स देना, और जो रिजल्ट 1-2% पे था वो बढ़ के 4 से 6% हो गया है। हम्म। और अभी देखिए आईईएस के रिजल्ट में एक सिविल आईईएस टॉप करने वाले मुसलमान है, रैंक 1। और बिल्कुल नीट बिल्कुल। टॉप करने वाले, ये भ्रांतियां हैं एजुकेशन पे मुसलमानों के लिए। वो हम्म। अपीजमेंट वाली वो राजनीति मुझे नहीं रही लगता है मोदी कि की। कहीं ना कहीं वो जो इनका अपोजिशन पार्टी है, हालांकि हम लोग का कोई अभी किसी भी हम्म पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ डोनेशन लेते हैं, चाहे कुछ भी नहीं, हम लोग बच्चों के लिए फ्री में सेवा दे रहे हैं और उनकी आवाज को उठा रहे हैं कि हमें लगता है कि उठाना हम्म चाहिए, है ना? और हम्म
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि ये चीज जो है सो सिर्फ गरीब सवर्णों को, ब्राह्मणिज्म को मतलब और विकसित करेगा, क्या क्या लोग बोलते हैं इसको, मनुवाद बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा, लेकिन वो हाँ ये चीज नहीं हाँ समझते हैं कि वो गरीबी को हाँ बांटने का एक काम किए हैं 10% का आरक्षण लाकर, जो कि 70 साल में कोई विपक्ष का कोई मतलब सबसे बड़ा विपक्ष आप कांग्रेस पार्टी ही थी, कभी सोचे भी नहीं इस चीज को लाने के लिए, जो भी वोट बैंक का हाँ उनका जो कंसिडरेशन रहता है। तो कहीं ना हाँ कहीं वो विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है सो आपको इस चीज को है सो भ्रांतियां फैलाती हैं, और बीजेपी का जो ये हम्म काम किया हुआ है 10% का आरक्षण जो दिया है, तो ये लोगों को हम्म सही ढंग से ना पहुंचे तो उस हम्म टाइप का वो गलत मैसेज देती है। जैसा कि आपने बताया कि कहते भी हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना, मतलब हाँ जो ठीक जो ठीक चीज है कि जब आप रिजल्ट आप दिखा रहे हैं कि यूपीएससी में इतने बच्चे हैं सो ईडब्ल्यूएस से आए, ईडब्ल्यूएस में भी अभी अभी बहुत सारे, हाँ, जस्ट 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 अभी पिछले लेटेस्ट महीने रिजल्ट रिजल्ट आया रिजल्ट है, इंजीनियरिंग लेटेस्ट। सर्विसेज का आया, वो टॉपर वहां अच्छा, मुसलमान बैठा है। बताइए तो वो, और हाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही है वो, मतलब हाँ बिल्कुल, ईडब्ल्यू एस नहीं, ईडब्ल्यू एस कैटेगरी यूपीएससी के अंदर है। मैं अच्छा, अभी सिविल सर्विस रिजल्ट बाय एग्जामिनेशन कास्ट में, इंजीनियरिंग मतलब सर्विसेज के अंदर हाँ जो टॉपर रहा है, मोदी एरा में पहली बार कोई मुसलमान जाके इंजीनियरिंग अच्छा सर्विसेज ठीक है, टॉप वो कर तो कोई सकता भी है। बच्चा टॉप कर सकता है, अगर पढ़ रहा है तो टॉप करेगा, लेकिन अगर आरक्षण दिया गया 10% ईडब्ल्यूएस नहीं नहीं में भी नहीं, अगर बात मुस्लिम ये को नहीं भी कि आ रहा है ना, तो बात बात कंसिस्टेंसी की है, बात कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी की हाँ है। कि हाँ, व्हाई द कंसिस्टेंसी इज मेंटेन इन मोदी एरा। हम्म। मोदी ने खुद अभी एलबीएसएन में कहा था, हाँ, मोदी खुद चाहते हैं कि माइनॉरिटी का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन वो देखना वो चाहते अभी हैं। अभी इधर 2-3 दिन पहले मैं भी देख रहा था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में वो है सो अपना हम्म कॉन्वोकेशन वगैरह करके बच्चों को बता रहे थे, है कि नहीं, तो हाँ हाँ हम्म ठीक है, सब कुछ बात सही है। तो अगर हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो ईडब्ल्यूएस में जो बच्चों का भी जो डिमांड है, जो एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिला है, तो आप लोग है सो इस चीज को मतलब साथ में हम लोग के काम कीजिए, और साथ में जो है सो हम लोग है सो हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, और कई सारे जो भ्रांतियां जो मार्केट में फैला कर रखा हुआ है अपोजिशन, तो उसको भी हम लोग हम्म एक्सपोज करने का काम करेंगे, और बीजेपी को भी कन्विंस करने का काम करेंगे अल्टीमेटली, कि बच्चों का जो कंसर्न है वो बड़ा जेन्युइन सा है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल जी में अभी बिल्कुल। चुनाव है, और वेस्ट बंगाल के भीतर में कई सारे बच्चों का कॉल आता है मुझे, और फोन आता हम्म है, मैसेज करते हैं, चूंकि हम्म नंबर यहाँ पर दिया हुआ रहता है कंसर्न करने का, हम लोग का जो चैनल है सबसे बड़ा अभी ये ग्रुप है जो ईडब्ल्यूएस के लिए अभी लड़ाई कर रहा है, मान लड़ाई लड़ रहा है, तो हम्म या वहाँ पे बंगाल में के भीतर में ईडब्ल्यूएस ममता जी अभी लगाई ही नहीं है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, प्लस बच्चों का सर्टिफिकेट बन रहा है, सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, और जो सरकारी नौकरियां आ हम्म रही है उसमें 10% का आरक्षण का प्रोविजन नहीं है। तो हम्म यहाँ पे बच्चे परेशान हैं, और हम्म ताजुब तब लगता है कि अगर यही प्रॉब्लम अगर एससी कैटेगरी में होता, एसटी कैटेगरी में होता, ओबीसी में होता, ठीक है, चाहे माइनॉरिटी या कोई दूसरा कोई बात होता, तो विपक्ष है सो बहुत आराम से आकर यहाँ पे हंगामा शुरू कर देते हैं। लेकिन हम्म बच्चों का जेन्युइन कंसर्न है, और कुछ चंक्स ऑफ बच्चे हैं, मतलब आप कह सकते हैं वेरी सेपरेट, मतलब आप बोल सकते हो कुछ बच्चे हैं जो हम्म एससी में नहीं आ रहे हैं, एसटी में नहीं आ रहे, ओबीसी में नहीं आ रहे, तो एक मतलब सेट में से आप हटा दोगे तो बहुत छोटा सेट बच जाएगा। उन बच्चों की अगर हम्म नुमाइंदगी नहीं करता है, अगर कोई भी विपक्ष की पार्टी है, अगर मैं कहता हूँ बंगाल में अगर विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी ही है ना, अगर वहां पे भी हम्म अगर इस चीज को पुख्ता ढंग से नहीं उठाते हैं तो बच्चों का हम्म हानि ही है। हमारा जो सोल पर्पस है सभी बच्चों को हम्म न्याय मिले, और जो हम्म कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हम्म हो, क्लर्क का एग्जाम हो, हम्म पीओ का एग्जाम हम्म हो, स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, जहां हम्म भी रिजर्वेशन का पॉलिसी लग रहा है 10% का, तो आयु में जो हम्म छूट है सो वो मिले मिनिमम, हम्म उसके बाद है सो फीस में छूट मिले, और बच्चों को जो पढ़ाने का जो प्रोत्साहन राशि जो मिलता है, जो स्कॉलरशिप वगैरह है, फेलोशिप है, नेट वेट का बच्चे एग्जाम देते हैं, है कि नहीं, तो हम्म दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, चाहे दूसरे भी आपका ही मथुरा यूनिवर्सिटी हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो गया, मथुरा में हो गया, फिर से इलाहाबाद में हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो हम्म गया, तो ये सारे यूनिवर्सिटी हम्म में अगर बच्चों को अगर थोड़ा बहुत अगर उनको फेलोशिप वगैरह मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से देश हम लोग का और विकसित होगा, है ना, जो सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी जो लेकर चलते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे, कि थोड़ा बताइए कि इस अगर इसका परकोलेशन हो सकता है कि नहीं बढ़िया ढंग से।
देखिए बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्लियर मैसेज दिया हुआ है वहां पे सरकार ने कि भाई बीजेपी इज द ओनली गवर्नमेंट। इतनी गवर्नमेंट आई गई गिनती है, उंगली पे गिनेंगे तो गिना नहीं जाएगा, इतनी सरकारें आई और गई। लेकिन लोग अन्य ओबीसी के लिए लड़ते रहे, एससी के लिए लड़ते रहे, लेकिन सवर्णों के लिए कोई नहीं लड़ा। ये बहुत जी बड़ा पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। जी लेकिन जी। नरेंद्र मोदी खुद क्योंकि पिछड़े समुदाय से आते हैं, भारत के हम्म सबसे मजबूत नेता हैं इस वक्त, हम्म इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो खुद पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने इस कंसर्न को लिया। तो सरकार जो होती है वो गूंगी बहरी नहीं होती, उनके पास पूरा डाटा होता है, पूरा रिसर्च सिस्टम होता है। हम्म। और दे आर द रूलर ऑफ द कंट्री अल्टीमेटली। तो उन्होंने जो लिया है इस चीज को, वो देख रहे हैं ग्राउंड पे कि गरीबी जो है वो सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के अंदर नहीं है, लैटरल गरीबी है। लेटरल जिस गरीबी देश में हर जगह है। लैटरल है, हम्म बिल्कुल है, एट्टी हम्म परसेंट से ज्यादा लोग पुअर है। अब वेस्ट बंगाल है या बिहार है, ये खुद ही बिल्कुल डाउन ट्रोडन स्टेट है। वहाँ जी, इन बीमारू स्टेटों में स्टेट गरीबी, बोलते हैं तो, हाँ। बीमारू स्टेट है, लेबर हम्म स्टेट है। इनका हम्म इस्तेमाल सिर्फ यहाँ के लोगों का इंडस्ट्री में लेबर्स के लिए होता है, देखा गया है। बिहार का हम्म आप लिटरेसी इंडेक्स देखिए, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। या आप बंगाल में वैसे ही चल रहा है। तो हाँ, गरीबी आई है, सबके घरों में आई है। तो वो सारी सरकार ने आंख बंद करा है। अब वो आगे की लड़ाई छोड़े ना, इसको बहुत तेजी से कंसंट्रेट करे। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, बातें हो रही है पब्लिक डोमेन में, काम नहीं हो रहा काम है नहीं इस हो पे। रहा है। जी हाँ, काम नहीं हो रहा है, बातें बहुत हो रही है। और राजनीतिक दल का जब आप दबाव बनाएंगे तो राजनीतिक दल अपने आप आपके समर्थन में आ जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, मेरा जो जी छात्र जी। राजनीतिक अनुभव रहा है। आप हम्म सड़क पे उतरेंगे, आप पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, ठीक है, वो अभी लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है। तो आप वर्चुअल लेवल पे जो डिजिटल जो डायग्राम है आपके पास, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपका अपना रेवोल्यूशन जो है, उसको आप प्रोपगेट कीजिए, सारे नेताओं से कांटेक्ट कीजिए। मेरे इतने लोग हैं संपर्क में, मैं उनसे बात करता हूँ। मराठा लोग का अभी चल रहा था हम्म रिजर्वेशन का, तो उनको परसों तरसों में न्यूज आया है हम्म कि महाराष्ट्र में भी मराठाओं को एससीबीसी के लिए वो लोग लड़ रहे थे 15% के हम्म लिए, लेकिन सरकार अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 50% से ऊपर सीलिंग नहीं जा सकता है, 10% में ही उनको भी रखा गया है। तो ईडब्ल्यूएस का जो हम्म बेनिफिट होगा मराठा उसको भी हम्म मिलेगा। तो ये बहुत ही वाइड टाइप का रिजर्वेशन है, इसको किसी एक हम्म समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए, एक वर्ग विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए, एक जाति विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। हम्म ये एक बहुआयामी टाइप का ये रिजर्वेशन है, हम्म जो कि गरीबी पे पहली बार बेस्ड हम्म है। कोई रिजर्वेशन जो सिर्फ गरीबी पे बेस्ड हो, ठीक है, जो ओबीसी में भी पहले था क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, लेकिन इस केस में ज्यादातर ये सिर्फ गरीबी पे ही बेस्ड है। आप किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी कास्ट में हो, अगर आपने दूसरे कैटेगरी का लाभ नहीं लिया है, तो मैं इसीलिए, अब ये सेशन चूंकि बहुत ज्यादा लंबा हो हम्म गया, कभी और हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जिशान जी। आप बहुत, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। हम्म तो आप लोगों को मतलब हम्म एकजुट रखिए, बहुत सारे लोग आपके संपर्क में होंगे, और इसको हम लोग को समाज से भ्रांतियों को दूर करना है, जो लोग हम्म फैलाते हैं कि ईडब्ल्यूएस सिर्फ ब्राह्मणों के लिए आरक्षण है। तो इसी को हम लोग दूर करेंगे, और साथ में साथ हम लोग आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक ये रिलैक्सेशन नहीं मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जिशान जी, आप हमारे चैनल पे आए, थैंक यू, थैंक है ना, और हमने मुलाकात किया यू, हमसे, थैंक यू। और हमने बात किए। फिर हम लोग हम्म जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हम्म धन्यवाद। जय हिंद। ओके 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 सर जी, आपका जय हिंद, जय।